दोस्तों, सरकार को आज इंडिया गठबंधन ने नाको चने चबवा दिए। इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत दिखा दी, संसद के अंदर सरकार को मजबूर कर दिया कि वो वोटिंग कराए। दोस्तों, अडानी के मुद्दे के बाद से बार बार ये बताया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन बढ़ गया है। अखिलेश यादव कुछ और कह रहे हैं, ममता बनर्जी कुछ और कह रहे हैं, राहुल गांधी कुछ और कह रहे हैं। ये बात सही है कि अलग अलग अंतर्विरोध हैं इंडिया गठबंधन में, लेकिन आज जब संसद के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश किया गया, विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने अपने मंसूबे स्पष्ट कर दिए कि इस मुद्दे पर वो किसी भी हाल में सरकार का साथ नहीं देगी और सरकार को मजबूर कर दिया कि वो इस मुद्दे पर वोटिंग कराए। वोटिंग बाद में न केवल मशीन से हुई बल्कि पर्ची से भी हुई। पर्ची से हुई वोटिंग के बाद जो नतीजे आए हैं दोस्तों, वो मैं आपके सामने रख देती हूं और इन नतीजों पर कांग्रेस पार्टी के सांसद ने क्या कहा है और उसका विश्लेषण भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। पहले मैं आपके सामने नतीजे रखती हूं दोस्तों। वन नेशन वन इलेक्शन का जब बिल पेश किया गया तो इसको लेकर डिवीजन की मांग की गई और जब डिवीजन की मांग की गई तो ओम बिरला ने कहा कि पहली बार मशीन से वोटिंग होगी, क्योंकि पहली बार वोटिंग मशीन से हो रही थी। तो जो नतीजे आए, ये देखिए नतीजे हैं, इन नतीजों को लेकर विपक्ष ने आपत्तियां दर्ज कराई, क्योंकि जैसा कि ओम बिरला ने कहा था कि पहली बार जब वोटिंग होती है तो बहुत से मेंबर्स को, बहुत से सदस्यों को इतनी जानकारी नहीं होती है वोटिंग की, तो हम पर्ची से भी कराएंगे। उन लोगों को जिनको वोट करने में दिक्कत हुई या जिनको ये लगता है कि उनका वोट गलत जगह पड़ा, हम उनके वोट पर्ची से करवाएंगे। और उसके बाद पर्ची से वोटिंग हुई और पर्ची से वोटिंग जब हुई तो पक्ष में पड़े 269 वोट्स और विपक्ष में पड़े 198 वोट। अब कुल जमा बात यह है कि डिवीजन के बाद के नतीजे आए और सरकार को यह बिल जेपीसी में भेजना पड़ा। दोस्तों, जेपीसी को लेकर आज संसद के अंदर अमित शाह को भी खड़ा होना पड़ा। जी हां, अमित शाह ने खड़े होकर कहा कि सरकार खुद तैयार है जेपीसी में भेजने के लिए। तो दोस्तों, जेपीसी के लिए कहा जाता है मिनी पार्लियामेंट, क्योंकि उसमें सभी पार्टियों के सांसद होते हैं। उसमें सत्ताधारी दल के भी सांसद होंगे, विपक्ष के अलग अलग पार्टियों के सांसद होंगे। तो वो बातें जो कि भरी संसद में नहीं की जाती हैं, कई बार बंद कमरों में विपक्षी सांसद करते हैं, क्योंकि वहां पर कैमरा नहीं होता है। इनफैक्ट मैं मानती हूं कि अगर जेपीसी की बहस कोई नागरिक सुन ले तो अपने नेताओं की जो भी शिकायत है वो शिकायतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि जेपीसी में बहुत गहनता से चर्चा होती है। ऐसा नहीं होता जेपीसी में कि क्या शानदार भाषण देना है, 1.5 घंटे लगातार बोलना है। जेपीसी में हर पार्टी अपनी आपत्तियां रखती है और उसको सुना जाता है, समझा जाता है, और जेपीसी पर अब ये बिल भेज दिया गया है। लेकिन बड़ी बात जो कांग्रेस के सांसद मनिकम टैगोर ने लिखी दोस्तों, वो देखने वाली बात है। मनिकम टैगोर ने जो बात लिखी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, वो लिख रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी 307 यानी कि 300 वोट सरकार को चाहिए, वॉज नीडेड आउट ऑफ टोटल 461 वोट्स। 461 वोट्स में से 307 वोट्स चाहिए सरकार को, बट द गवर्नमेंट सिक्योर ओनली 263 वोट्स। लेकिन सरकार को केवल 263 वोट्स ही मिले, while the opposition got 198 votes, जबकि अपोजिशन को 198 वोट मिले। द वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल फेल टू गेन 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 सपोर्ट। मतलब मनिकम टैगोर कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर सरकार को पास कराना है तो सरकार को संसद के अंदर 2/3 मेजॉरिटी यानी कि 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 का बहुमत चाहिए। और यही जब बिल पेश करने के वक्त डिवीजन की मांग की गई, उसी में यह तय हो गया कि सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है। तो फिर सरकार ये बिल ला क्यों रही है? कहने का ये मतलब है विपक्ष का कि सरकार ने खुद देख लिया डिवीजन में कि आपके पास बहुमत नहीं है कि आप ये बिल पास करवा पाएं, तो फिर आखिर सरकार इस तरह का बिल लेकर क्यों आ रही है? ये कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा। हालांकि मनिकम टैगोर का जो आंकड़ा है वो गलत है। शायद हो सकता है कि उनसे लिखने में दिक्कत हो गई हो, क्योंकि जो टोटल आंकड़ा है वो पक्ष का, जैसा कि मैंने आपको बताया, 269 है और इसके जो विरोध में पड़े वोट 198 है। तो बड़ी बात यह है दोस्तों कि क्या सरकार के लिए ये सब इतना आसान होगा? तो मैं आपको तफसील से जरा जानकारियां दे देती हूं जो कि आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा। तो जैसा कि मनिकम टैगोर ने ही कहा दोस्तों कि संसद के अंदर सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए, जो कि सरकार के पास नहीं है। जब तक सरकार के पास वो नहीं होता, ये संसद में बिल पास नहीं हो पाएगा। जेपीसी में गया है, जेपीसी के बाद अगर जेपीसी में इसको हरी झंडी मिल गई तो संसद में पेश किया जाएगा। पहली बात तो जेपीसी में जाना ही हमारे यहाँ बिलों को ठंडे बस्ते में डालने जैसा होता है। यहाँ पर एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रख दूं दोस्तों, संसद में एनडीए के पास 2/3 बहुमत नहीं है। मोदी जी अपनी पार्टी छोड़िए, बीजेपी छोड़िए, अगर एनडीए को भी जोड़ लेते हैं तो भी 2/3 बहुमत नहीं है। तो वो लोग जो कह रहे थे कि आखिर बहुमत से दूर हो गए मोदी जी तो क्या फर्क पड़ गया, देखिए दोस्तों, ये फर्क पड़ता है। इतने गंभीर
बिलों पर कम से कम अब गहनता से चर्चा तो होगी, क्योंकि सरकार को पता है कि विपक्ष को साथ लिए बिना वो पास नहीं करवा पाएगी इस तरह का बिल। उसके सहयोगी जोड़कर भी 2/3 बहुमत नहीं हो रहा है। लोकसभा में अगर दोस्तों 543 सांसद वोटिंग में शामिल होते हैं तो बिल पास कराने के लिए उसको सरकार को 362 वोट चाहिए, और राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए सरकार को 164 वोट चाहिए। अभी लोकसभा में एनडीए के पास है 292 सीटें और राज्यसभा में 122 सीटें। 6 मनोनीत सांसद भी एनडीए के साथ हैं। वहीं दूसरी ओर एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों मैं आपके सामने रख दूं, वो ये कि जैसा कि मैंने कहा कि ये बिल फिलहाल जेपीसी में जा चुका है। हमारे देश में कोई भी बिल जब जेपीसी में जाता है तो उसे बोला जाता है ठंडे बस्ते में चला गया। याद कीजिए पिछली बार के लोकसभा सत्र में कितना ड्रामा, कितना हंगामा, कितना बवाल कटा था, किसे लेकर? वक्फ संशोधन बिल को लेकर। ऐसा लगा था सरकार आज ही बिल लेकर आई है, आज ही पास करवा देगी, आज ही लागू कर जाएगी और सारे वक्फ की संपत्ति जो है वो उस पर सरकार एक तरह से बुलडोजर चला देगी। मतलब जो बीजेपी के प्रवक्ताओं के बयान थे वो तो ऐसे ही बता रहे थे टीवी चैनल्स के डिबेट में। लेकिन क्या हुआ? सरकार ने बिल पेश किया। उस वक्त जब सरकार ने बिल पेश किया था, मुझे अच्छे से याद है, पिछले सत्र की बात है, तब उस वक्त जब बिल पेश हुआ तो जो सरकार के सहयोगी हैं, चाहे जेडीयू हो चाहे टीडीपी हो, उन्होंने वैसा ही समर्थन किया जैसा आज कर रहे हैं। लेकिन जब बिल पर आगे गहनता से चर्चा होने लगी तो फिर टीडीपी ने हल्के इशारा से कह दिया आप एक काम कीजिए, इसको जेपीसी में भेज दीजिए। फिर ये ऐसे ही बात जेडीयू की तरफ से भी कही गई कि आप एक काम कीजिए, इसको जेपीसी में भेज दीजिए, और बाद में सरकार को उसको जेपीसी में भेजना पड़ा। और दोस्तों आज तो हद ही हो गई, आज तो सरकार को खैर पहले ही जेपीसी में भेजना पड़ गया, क्योंकि विपक्ष ने साफ कर दिया था कि किसी भी हाल में वो जेपीसी के बिना इस बिल पर बहस ही नहीं करेगा। तो ये भी हो सकता है कि अभी जो प्रारूप है ना बिल का, वो जेपीसी में जाए, वो पूरा का पूरा ही प्रारूप बदल जाए, फिर वो कहने को हो बस वन नेशन वन इलेक्शन बिल। दूसरा दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल के नाम पर खूब हेडलाइन बटोरी गई। महाराष्ट्र में चुनाव में वोट भी मांगे गए, लेकिन वो बिल कब आएगा तो उस पर फिर कब बहस होगी तो सरकार कैसे उस बहस के बाद उसको पारित करवा पाएगी। जो सवाल उसको लेकर है वही सवाल इस बिल को लेकर भी है। अब ये जेपीसी में गया, जेपीसी में कब ये वापस आएगा, कब इस पर बहस होगी, जाहिर सी बात है सब जानते हैं। लेकिन इस पर एक चीज कर ली ना सरकार ने, क्या? हेडलाइन मैनेजमेंट में तो इस सरकार का कोई सानी नहीं है। तो आप देखिए कैसे हेडलाइन मैनेज की है सरकार ने कि पूरा बवाल काटने के बाद आज बिल ले आए, बिल चला गया जेपीसी में। अब जेपीसी से कब क्लियर होता है? महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में? ना आप बता सकते हैं ना मैं बता सकती हूं। और जो वो निकल कर आता है जेपीसी से बिल, क्या वो इस प्रारूप का होगा जो आज पेश हुआ? और फिर उस पर बहस कब होती है? फिर बहस होगी तो फिर वो लोकसभा में पास होगा, लोकसभा में पास हो गया तो फिर वो राज्यसभा में पास होगा। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। लेकिन हेडलाइन बटोरकर आज सरकार ने 2 काम कर लिए। एक काम कि सरकार ने मेन मुद्दों से ध्यान भटका लिया। मेन मुद्दा क्या था? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, जिसको लेकर इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं। दूसरा, अडानी के मुद्दे पर देखिए ध्यान हट गया। सरकार ने कोशिश की थी कि अडानी के मुद्दे को जॉर्ज सोरोस के मामले से पाटे, लेकिन हमारे देश में किसको पता है जॉर्ज सोरोस क्या है? आज भी अगर बीजेपी के किसी सपोर्टर से आप पूछेंगे तो बता नहीं पाएगा वो जॉर्ज सोरोस क्या है। इसीलिए ये हेडलाइन मैनेजमेंट की जाती है दोस्तों, ताकि वक्त वक्त पे न्यूज चैनल के पास एक प्राइम टाइम का मुद्दा मिल जाए और देश को बताया जाए कि बाप रे कितना पैसा बचा रहे हैं मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन करा के। यहां इस बात पर भी गौर किया जाए, ये वो देश है जहां पर 4 राज्य के चुनाव एक साथ नहीं हो सकते। चुनाव आयोग ने हाथ खड़े कर लिए थे कि अरे बाप रे, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के चुनाव तो हम एक साथ करा ही नहीं सकते, तो इसीलिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा का एक साथ कराएंगे और महाराष्ट्र और झारखंड का एक साथ कराएंगे। उस देश में कहा जा रहा है कि सारे देश के चुनाव और सारे राज्य के चुनाव एक ही होंगे। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।